So welcome back Mavericks to this episode 7.3 Physiographic Division of India. In the previous episode we divide as per the physiographic India into 6 divisions: Northern and Northeastern Himalayas, Northern Plain, Peninsular Plateau, Coastal Area, the Great Desert and Island. The first division was the Northern and Northeastern Himalayas. We also subdivided our first division of physiography of India into 5 parts: Kashmir or Northwestern Himalayas, Himachal and Uttarakhand Himalayas, Darjeeling and Sikkim Himalayas, Arunachal Himalayas, Eastern Hills and Mountains. We already discussed Kashmir or Northwestern Himalayas, in which we discussed important ranges such as Karakoram, Ladakh, Jaskar, Pir Panjal, the northeastern portion of Himalaya. We also called it as cold desert. We discussed about important passes. We discussed about Karevas, why it is important, what is the significance of Kareva in the economy of Kashmir Valley. We discussed about river Jhelum. We also discussed why Jhelum is meandering at its youthful stage, despite youthful is the phenomena of older and mature stage. We will start today by this two important facts about the Himalayas. The first one is orientation and second one is north-south division. So Saurabh, what is your understanding about orientation? What is the meaning of orientation in the context of Himalayas? Shape or direction? Okay, okay. You know, we have division of Himalayas into these 5 categories: Kashmir or northwestern Himalayas. So note it down. इसकी जो ओरिएंटेशन है ना, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की, इसकी ओरिएंटेशन है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन. कश्मीर हिमालयाज की नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन. इसके बाद है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय. दार्जिलिंग एंड पहले सिक्किम हिमालय की लिख लो. दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय की है ओरिएंटेशन ईस्टर्न डायरेक्शन. और अरुणाचल हिमालयस की है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट साइड. ईस्टर्न हिल्स की है जो मिजोरम वाला टाइप है, नॉर्दर्न टू सदर्न साइड. हाँ, दोबारा से क्वेश्चन पूछना. हम्म. ये इंडिया की कौन सी लोकेशन पे है? हाँ, तो ईस्ट पे होगा ना. अगर आप इन हिमालयस को इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया में देखोगे ना, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है?
तो इसको नाम इसलिए ईस्टर्न हिल्स दिया है। और जो हिमाचल है उसकी है वेस्ट टू ईस्ट। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जम्मू एंड कश्मीर की है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सिक्किम हिमालयाज की है ईस्टर्न डायरेक्शन। अरुणाचल हिमालयाज की है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और ईस्टर्न हिल्स की है नॉर्दर्न टू सदर्न साइड। और हिमाचल और उत्तराखंड की है वेस्ट टू ईस्ट। ओके। पर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? लग गया ना पता? ओके। एक तो होगी डायरेक्शन। जनरली ओरिएंटेशन रेफर टू द पोजीशन और अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिमालयज आर ओरिएंटेशन। सेकंड इज नॉर्थ साउथ डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ? ए, जो नहीं नहीं नहीं, दो नहीं है, चार है। नोटेड डाउन। जो सबसे पहली है वो है ट्रांस हिमालयाज। फर्स्ट ट्रांस हिमालयाज, सेकंड ग्रेटर हिमालयाज, थर्ड मिडल हिमालयाज एंड फोर्थ वन इज आउटर हिमालयाज। I will show you a picture. By that picture, you will get the clarity. Okay. ट्रांस हिमालयाज, उसको हम तिब्बतन प्लेटू भी बोलते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ तिब्बतन प्लेटू। North South classification of Himalayas. The first one is Trans Himalayas, second is Greater Himalaya, third is Middle Himalayas, fourth is Outer Himalayas. और जो मेरे ग्रेटर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज है और आउटर हिमालयाज है, दे वर फॉर्म ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अंडरस्टैंड? यू गेट द आइडिया ना? For outer Himalayas, we also call it as Shivalik Hills. अब क्वेश्चन है, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयाज on the historical and cultural evolution of civilization in the Indian subcontinent. तो सौरभ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो, जो मेरी ओरिएंटेशन है हिमालयाज की, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सिविलाइजेशन? क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका? कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो सकता है करंट ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयाज का? हम्म। हम्म। एग्जाम्पल दो कोई।
आपको क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे? यस सर, उनके ओरिएंटेशन का क्या फर्क पड़ेगा इन सौरभ देखो, रीजन्स के? जब यस भी मैं सर। आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा ना, जैसे मैंने आपसे पूछा सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन में यस कौन रहते थे? ह्यूमंस। ह्यूमंस रहते थे। तो ह्यूमंस, अब आप भी ह्यूमन हो। अभी आप यस। जब अपनी ज़िंदगी जी रहे हो अपनी करंट सिचुएशन में, तो क्या क्या डील कर रहे हो, किस किस चीज़ों के साथ डील कर रहे हो? अपनी लाइवलीहुड, यस सर। आप कल्चर, आप कल्चर का पार्ट हो, एक पर्टिकुलर हाँ। सोसाइटी का पार्ट हो, आप यस एक सर। पर्टिकुलर इकोनॉमी का पार्ट हो, हाँ। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का पार्ट हो, हम्म। आप नदियों का पानी यूज़ कर रहे हो ना, नदी का पानी यूज़, यस सर, कर रहा नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। हूँ। यस सर। तो इस तरह से सोचना है, अपने आप को इमेजिन करना उस पर्टिकुलर कंडीशन में। अच्छा, मैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट होता, तो मेरे पे इन हिमालयस की ओरिएंटेशन का क्या क्या इम्पैक्ट रहता, तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे और वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दे पाओगे। इससे आपको ये भी एहसास होगा कि मुझे चीज़ें अब समझ आ रही है। ओके। यस सर। हमें, वी नीड टू एनालाइज how the orientation of Himalayas has influenced the historical and cultural evolution of civilization in Indian subcontinent. Let's start by understanding what the orientation of Himalayas means. We already discussed. The Himalayas run in the east-west direction, forming a massive barrier between the Indian subcontinent and the Tibetan plateau. That orientation probably affects like climate, which block the cold wind from north and maybe also act as a natural boundary affecting migration and invasion. Can we say that, Saurabh? यस सर। In the climate part, the Himalayas block the cold Central Asian winds, making the Indian subcontinent warmer. This might have supported agriculture, leading to settled civilization. The monsoon rains are also influenced by the Himalayas. The mountain forced the monsoon winds to drop heavy rainfall on the southern slopes, leading to the fertile plain like Indo-Ganga. That fertility would support large population and early civilization like the Indus Valley. So maybe the orientation contributes to the agriculture prosperity, which is a foundation for cultural and historical development. अगर हम इसको सब पॉइंट्स में लिखें, तो पहला पॉइंट हमारा हो सकता है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। सेकंड पॉइंट हो सकता है जियो पोलिटिकल बैरियर एंड इन्वेजन। थर्ड पॉइंट हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम एंड सिविलाइजेशन ग्रोथ। फोर्थ हो सकता है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। फिफ्थ, इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी। पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था क्लाइमेटिक एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ हिमालयस इफेक्ट द मानसून ऑफ इंडिया। अभी हमने मानसून पढ़ा नहीं है क्योंकि हमने क्लाइमेट नहीं पढ़ा। डोंट वरी, इन टाइम टू कम वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मानसून, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द हिमालयस फोर्स मॉइस्चर laden southward monsoon winds to deposit heavy rainfall on the Indo-Ganga plain, creating fertile alluvial soil. This supported the rise of early agriculture civilization like the Indus Valley and later Vedic societies. Temperature regulation.
By blocking cold Central Asian winds, the range ensured a warmer climate conducive to year round farming, enabling dense population and urbanization. जियो सेकंड पॉइंट था हमारा जियो पोलिटिकल वैर एंड इन्वेजन. इसमें क्या हो सकता है? नॉर्दर्न प्रोटेक्शन. The Himalayas, towering height and east-west span, acted as a natural fortress, fortress, deterring invasion from north. Most incursion, example Aryan, Persian, Mughal, occurred by northwest passes like the Khyber, 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 shaping India's political history around controlling these gateways. सौरभ, मेरा एक क्वेश्चन है. Yes, sir. जैसे एक खाइबर पास है, अगर मान लो हिमालयाज नहीं होते, प्लेन होता, तो आपको क्या लगता है, इन्वेजन कम होते या ज़्यादा होते? ज़्यादा होते क्यों? क्योंकि ऑब्स्टिकल नहीं आते ना सर, हिमालयाज की वजह से उन्हें ऑब्स्टिकल आते हैं. कम्युनिकेशन बैरियर था उसके कारण. कम्युनिकेशन बैरियर तो था ही सर, बट ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं था. यस सर. ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं था. ट्रांसपोर्टेशन बहुत था. ओके. और इसी में हम लिख सकते हैं कल्चरल इंसुलेशन, रिलेटिव आइसोलेशन. जो हमारा जियो पोलिटिकल बैरियर एंड इन्वेजन है, इसका फर्स्ट पॉइंट था नॉर्दर्न प्रोटेक्शन, और इसका सेकंड पॉइंट है कल्चरल इंसुलेशन. ओके, कल्चरल इंसुलेशन. ये क्या होता है सर? हाँ, वो वही एक्सप्लेन करने लगा मैं. ओके. माइक. Relative isolation allowed distinct cultural practices, example Hinduism, Jainism, to flourish through limited interaction by Himalayas passes. एग्जाम्पल के लिए जो मेरा पास है नथुला, दिस पास facilitated Buddhist exchange with Tibet and China. Although we have limited passes, we have limited interaction due to the mighty Himalayas, but still we have, and that result into the spread of Buddhism in the China, Japan, Korea. बुद्धिज्म का जन्म बिहार में हुआ और स्प्रेड कहाँ पे हुआ? चाइना में, साउथ फॉरेन एशिया, कंट्रीज में. फॉरेन कंट्रीज में. तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी. वी नो वाई, बिकॉज इट रेगुलेट द मॉनसून. सेकेंड, जियो पोलिटिकल बैरियर एंड इन्वेजन. थर्ड है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम एंड सिविलाइजेशन ग्रोथ. हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम कैसे था सर, क्या लगता है आपको? हाउ इट सपोर्ट्स द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम? सर, ड्यू टू द ग्लेशियर्स सर. हाउ? व्हाट ग्लेशियर विल डू? सर, ग्लेशियर will melt due to the heat produced by the sun. Yes, and that melting of glacier result into the formation of rivers. Major rivers like Ganga, Indus, Brahmaputra. These all rivers are originated in the Himalayas, sustaining agriculture and trade. The east-west Gangetic plain become the heartland of empire like Maurya, Gupta, Mughal, and the corridor for cultural diffusion. That is the first point in the third point. And the second point is sacred geography. Rivers like the Ganga are central to Hindu cosmology, while peaks such as Kailasha are abode as deities. अब गंगा रिवर को अभी महाकुंभ चल रहा है. What is the significance of Mahakumbh? What is the historical significance of Mahakumbh? Why we celebrate Mahakumbh? Because three rivers join together in a particular area. We call it Prayagraj.
And fourth point is trade and cultural exchange. We have a old trade route, Silk Road connection. Despite being a barrier, Himalayan passes like Karakoram, Khyber link to the Central Asia and China, facilitating trade like spices, textile, and spread of Buddhism. So why we call it Silk Road? Why not Glacier Road? Why not Green Road? And why not other road? Why we call it Silk Road? Don't know, sir, about that. एक कुछ भी कंजेक्चर मेड करो, क्या लग रहा है आपको नाम से? सर सिल्क ट्रेड ज़्यादा होता होगा यहाँ पे, या फिर Yes, obviously. At a one point of time in the history, there was a prominent production of silk in the China. For many decades, China was the only producer of silk क्योंकि उनको ही पता था कि सिल्क कैसे पैदा होता है. तो भारी मात्रा में सिल्क चाइना से यूरोप को, मिडिल एशिया को एक्सपोर्ट होता था. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिल्क रोड. फर्स्ट पॉइंट इज सिल्क रोड कनेक्शन. सेकंड इज रीजनल डाइवर्सिटी. द हिमालयाज channeled migrations, creating ethnic and cultural in the region like the northeast, like Tibeto-Burman influences and Kashmir. Ecological, fifth point is ecological and climatic vulnerability. सर कौन सी क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी है हिमालयाज में? सर हार्श कोल्ड कंडीशन, ओके, और ड्रॉट. हिमालयाज में ड्रोट? हिमालयज आर द सोर्स ऑफ रिवर्स यार. सर ड्रॉट नहीं है वो. फ्लड्स. सर प्लांट्स नहीं फ्लड उगते फ्लड ज़्यादा. फ्लड. अर्थ फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका, अर्थक्वेक एंड फ्लड. व्हाई अर्थक्वेक? सर ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी नियर इट. Yes, not near it, but Himalayas are formed because of the tectonic activity. ओके. They are formed over the tectonic activity. The Himalayas tectonic activity caused historical disruption. Example 1934 Bihar earthquake. While monsoon dependence led to the cyclical famines, shaping socio-economic resilience strategies. अब कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि द हिमालयाज ओरिएंटेशन हैज बीन ए ड्यूल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड कनेक्शन, fostering agriculture abundance, cultural distinctiveness, and strategic vulnerabilities. Its influence permeates India's historical trajectories from the Harappa cities to modern nation building and remains central to its ecological and spiritual identity. Okay, understand? यस सर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, compare and contrast the ecological and climatic implication of the Himalayas current northwest to southeast orientation with the hypothetical southwest to northeast orientation. Discuss how this change would affect the Indian subcontinent. So what do you think? जो करंट ओरिएंटेशन है हिमालयाज की, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर? वी नो. लेट्स चेंज द ओरिएंटेशन. लेट्स चेंज द ओरिएंटेशन टू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. पहले मैं आपको ना एक ना आइडिया देता हूँ दिमाग में. नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट का एक्चुअल में ना मतलब क्या है? ओके, इस इस मैप से समझेंगे हम. नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट.
सौरभ, ये मेरे हिमालय यहाँ से शुरू हुए, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है अभी? नॉर्थ। एग्जैक्ट डायरेक्शन बतानी है तो कौन सी बताऊंगा मैं? सर नॉर्थ वेस्ट अगर मैं बोल सकता हूँ तो कैसे बोल सकता हूँ? देखो, बुक में लिखा है नॉर्थ वेस्ट, पर नॉर्थ वेस्ट कैसे बोलूंगा मैं? सर क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड पड़ेगा वो, सर वेस्ट साइड इसलिए। नहीं नहीं यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो सर्कल है मेरा, ये ओके। लैटिट्यूड है मेरा। लैटिट्यूड का तो काम ही नहीं है, इसमें लैंजिट्यूड का काम है। अब ये देखो ना, ये है मेरी लैंजिट्यूड, ठीक है, इसको मैं सेंटर मानूंगा ओवर इंडिया का। तो ये कौन सी साइड हुई नॉर्थ की? वेस्ट। वेस्ट साइड। नॉर्थ वेस्ट हूँ, अब कौन सा है? अब यहाँ से अगर मैं इधर जाऊंगा नीचे की तरफ, ये कौन सी है? ईस्ट। यस सर, हाँ ईस्ट। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अब साउथ का पता लग गया क्यों? यस सर, डाउन है इसलिए। अगर मेरी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती तो क्या बोलता? नॉर्थ ईस्ट। यस। अगर इस तरफ जाती? साउथ वेस्ट। समझ गए क्यों हमने इसको नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट बोला? यस सर। यू गॉट द आइडिया? यस सर। अब नेक्स्ट है, हाँ, अभी मेरी इधर से इधर को ना, इधर से लेके यस। 35 टू लेके 95 की तरफ। अब ये बोल रहा है 35 से 60 ई की तरफ हो, उल्टी साइड कर लो। यस सर। समझ गए क्वेश्चन? यस सर, समझ गया। अब ये 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 95 डिग्री ईस्ट तक। अब ये बोल रहा है 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 ई या फिर इधर नीचे तक। तो क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसके ऊपर? सर पहले तो जो विंड्स पहले जाते थे जिसकी वजह से एक मिनट एक वो। मिनट एक मिनट सौरभ, मैं चाहता हूँ यस आप सर। एक वीडियो देखो ताकि आप और अच्छे से विजुलाइज कर सको इस क्वेश्चन को, ताकि डीएनए में चला जाए आपके क्वेश्चन ये। मैं चाहता हूँ कभी भूलो ही ना आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालयाज भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भारत में आती है और इन विंड ये देखो मेरी विंड कहाँ से आ रही है? साउथ वेस्ट से ये आ रही है। तो इधर ये हिमालयस के साथ क्या होगी? कोलाइड करेगी और वापस रेन लेके आएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। विंड्स के लिए हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से नदर इंडिया में हेवी रेनफॉल होती है। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये विंड्स भारत में अपना मॉइस्चर लूज किए बिना ही नदर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ जाती और सौरभ नोट इट डाउन, अगर यहाँ पे हिमालयस नहीं होते तो क्या होता? नॉर्थ इंडिया एक डेजर्ट की तरह होता। पॉइंट नंबर 2, दिसंबर के मंथ के आसपास नॉर्थ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में विंटर्स काफी हार्श होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा होता है। और इंडिया में इन एरियाज का रिलेटिव प्रेशर कम होता है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे प्रेशर कम, सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो ग्राउंड। एनर्जी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस सर। सेंट्रल एशिया की कोल्ड ड्राई विंड्स भारत की तरफ बढ़ती हैं, पर ये हिमालयाज के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती हैं। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया को एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स का सामना करना पड़ता। इसके अलावा हिमालयाज चाइना जैसे एनिमीज के अगेंस्ट भारत के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और साथ ही हिमालयाज गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी नदियों के सोर्स होने के साथ ही कई लार्ज ग्लेशियर्स का घर भी है, जो इंडिया के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। दोस्तों इस वीडियो में हम सो नाउ यू हैव द क्लैरिटी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट
Orientation. Yes, sir. So imagine now the orientation is towards southwest to northwest orientation. And tell me how this change would affect the Indian subcontinent. First of all, sir, the rate of rainfall would have decreased gradually. Yes, rainfall pattern. Yes, sir, which would affect agricultural opportunities. Yes, very good. And second point. Second point, it acts as a natural border against China. Yes, If the orientation was on the north, southeast to northwest direction, the scenario would be different and would be difficult for India. it might be. It might or it might not be. No, we don't know. Yes, it might be or it might not be, but would be easier for China to invade. Or it will be easier to India to invade. Yes. Okay. Next point. So as they say, cold conditions. Temperature gradient we can say. Yes, the temperature gradient would be higher. Yes. Another point. Another point, sir, सबसे they important point आप मिस कर रहे हो सौरभ सबसे important. sir water sources common. Yes. कम नहीं होते. होते ही नहीं. मे बी होते ही मे बी होते. दूसरी तरफ से भी नदी आ सकती थी पर वी डोंट नो. yes, और that's it, sir, from my side. impact on agriculture, Yes, also very well. human and human settlement and infrastructure. Yes, it would have been affected. What about biodiversity? I can't imagine about अभी that. अभी वीडियो में देखा ना कि अगर कोल्ड विंड्स हमारे इधर आती तो अभी यहाँ पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे डेजर्ट होता. कोल्ड डेजर्ट होता. It will also influence the biodiversity. Yes, yes, It will impact the whole climate of Asia, not just India, but Asia. Okay, you got the point. yes, sir. So next division of the Himalayas are Himachal and Uttarakhand Himalayas. This part lies approximately between the Ravi in the west and Kali in the east. It is drained by two major river systems of India, the Indus and the Ganga. Tributary of the Indus include Ravi, Byas, Satluj, and the tributary of the Ganga flowing through this region include Jamuna and Gagra. The northmost part of Himachal Himalayas is extension of Ladakh cold desert, which lies in the Spiti subdivision of district Lahaul and Spiti. All the three ranges of the Himalayas are prominent in this section also. Which were three ranges of Himalayas, Saurav? Yes, sir. I just said all the three ranges of Himalayas are prominent in this section also. Which were the three ranges? Great, Greater Himalayas, Yes, Lesser Himalayas, yes, and Outer Himalayas. very good. As I said, all the three ranges of the Himalayas are prominent in this section also. These are the Great Himalayas range, the Lesser Himalaya range, locally known as Doladhar in Himachal Pradesh, and
Nag Tibba in Uttarakhand, and the Shivalik range from north to south. One of the crucial point of this lesser Himalayas, the altitude between 1000 to 2000 meter especially attracted the British colonial administration and subsequently some of the important hill stations such as Dharamshala, Mussoorie, Shimla, and cantonment towns and health resorts such as Kasoli, Almora, Ranikhet were developed in this region. The two distinguished features of this region from point of view of the physiography are the Shivalik and Dune formation. What is the meaning of Dune? Saurabh, we say Dehradun. सौरभ, यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। यस सर। जून एक जून का एक जून मिनट का एक मिनट होल्ड. यस सर। So Saurabh, tell me, what is the meaning of Dune? जून का मतलब होगा सर, डोम शेप होगा, बनाया होगा कुछ। So note it down. यस सर। A dune is a valley, usually flat and surrounded by hills or mountain. It is like a valley. It's a fertile area where soil and water collect, making it good for farming. One of the most prominent example of dune is Dehradun. Some important dunes located in this region are, except Dehradun, Chandigarh Kalka Dune, Nalagarh Dune, Dehradun, Harike Dune, Kota Dune. Dehradun is the largest of all dunes with an approximate length of 35 to 45 km and a width of 22 to 25 km. So, Saurabh, my question is to you: how dunes were formed? सर ड्यू टू वेदरिंग। How? सर the rock from the upper side of the mountains eroded Yes, due to which the rocks you are you get the idea. So tell me, floating well. what type of rock formed in dune? Sedimentary sir। Yes, because dune itself is the formation of sediments. यस सर। There is a one important things in the dunes in this Himachal and Uttarakhand Himalaya, that is Bugyal. विच वन? Bugyals, Bugyals. In the Greater Himalaya range, the valleys are mostly inhabited by Bhotias, Bhotias. These are nomadic groups who migrated to Bugyals. Bugyal क्या है? The summer grassland. These nomadic people or group migrated to Bugyals during the summer grassland and during the and returned to valleys during winters. Bugyals are
high altitude meadows found in places like Himalayas. They are grassy areas between the mountains, usually covered with plants and wildflowers in summer. So, why grassland such like Bugals are important? They have significance for that particular region. How? Because they are rich in nature. Bugals are also home to many plants, animals, and insects. These are grazing land. The first point is rich in nature. Second point is grazing land. Local use them for grazing animals like sheep and cows. Third point is cultural value. These meadows are often part of local tradition and celebration. Fourth point might be tourist attraction. People visit Bugyals for their beautiful views and hiking. Let me show you a video. From that video, you will get the idea. These are the grasslands. These grasslands act as a natural water reservoir. Sir, Saurabh, I just said these grasslands act as natural water reservoir. How? Sir, the water that is being fallen in lower direction, it gives मतलब वो क्या वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ के प्लांट. Yes, the dense grass have high capacity to absorb water. They slowly release the water into the river, which prevent flood during high rain. It also ensures the continuous supply of water in the downstream, even in the dry summer. It also helps in soil erosion. It prevents the soil erosion also. So, Saurabh noted down. There is a question. Analyze the role of bugyals. Analyze the role of bugyals in sustainable development in the Himalayan region. I'll repeat. Analyze the role of bugyals in the sustainable development in the Himalayan region. Discuss how these high altitude grassland can be integrated into the regional development plan while ensuring their conservation. Discuss how these high altitude grassland can be integrated into regional development plan while ensuring their conservation. सर नोट डाउन कर लिया. Sir, how this can be converted?
मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन दोबारा से. Analyze the role of bughyals in the sustainable development in the Himalayan region. Discuss how these high altitude grassland can be integrated into regional development plan while ensuring their conservation. You got the question, sir? Yes, sir. We know the significance of bugyal. They are rich in nature, they are grazing land, their cultural value, their tourist attraction. They are also useful for water table. Sort of, Mike. We also have a concern related to bugyals because of the climate change. Rising temperature can harm the plants and animals living there. Overgrazing. Too many animals grazing can damage the meadows and reducing plant growth. Third one is over tourism. Too many visitors can harm the environment, leaving waste and disturbing wildlife. Fourth point is infrastructure development. Building cities or roads can reduce or destroy these meadows. So, protecting bugyals is important to keep them healthy and thriving. So, what kind of step we can take? What kind of step we can take to protect the bugyals? Sir, first of all, we can restrict the tourist visiting this area. Restrict or Not, controlled? yes, sir, control. Because we cannot say Yes, sir, we can't restrict them because we have to increase tourism also. yes, but in a sustainable, eco-friendly tourism. So, sustainable. Eco-friendly tourism or Then the second is the और क्या क्या है सौरभ वहाँ पे? ओवर ग्रेजिंग हो रही थी, हम ग्रेजिंग को सस्टेनेबल कर सकते हैं. yes, sir. कैसे करेंगे? सर अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कुछ ग्रेजिंग के लिए. ग्रेजिंग का अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं होगा. बट हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को. We can educate local communities and tourists about the importance of bugyals and encourage responsible behavior. अगर आपको पता होगा, मान लो कि आप वहाँ पे रहते हो, अभी आपको पता नहीं है कि अगर मैं ओवर ग्रेजिंग करूँगा इसका मेरा फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा. जब मैं आपको बताऊंगा कि आपका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे कैसे ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, तो क्या करोगे आप? इनिशिएटिव लोगे ना. Yes, sir. I will try to maintain my limit. यस. वी कैन. द फर्स्ट पॉइंट वाज इको फ्रेंडली टूरिज्म. सेकंड सस्टेनेबल ग्रेजिंग. थर्ड Yes, sir. कंजर्वेशन अवेयरनेस. फोर्थ Yes, monitoring and research. Regular monitor the health of bugyals and study the effects of climate change and human activity on these meadows, allowing for early intervention if needed. Fifth point would be government protection. Local and national government can create protected area and implement stricter laws to prevent development or encroachment in the bugyal region, because one of the major problems in India is encroachment. So we can restrict the entry in a particular region, not all over, and also impose the strict rules. And last point will be eco-friendly infrastructure. Any development near bugyals should be done in eco-friendly manner, minimizing impact on natural environment. By taking these steps, we can help preserve bugyals for future generations. Okay, Saurabh? yes,
Now you have all the content and information to answer the question we just discussed. We discussed what is the meaning of Vigyal, we discussed their significance, we discussed the concern related to that, and we also discussed the conservation efforts. Yes, sir. Okay. So third division is Darjeeling and Sikkim Himalayas. So what is the orientation of these Himalayas? Eastern direction, sir. So note it down one question related to these Himalayas. Yes, sir. Examine the reasons. Examine the reasons behind the British introduction of tea plantation in Darjeeling and Sikkim Himalayas. I'll repeat. Examine the reasons behind the British introduction of tea plantation in Darjeeling and Sikkim Himalayas. Analyze the subsequent socio-economic and environmental impacts of this introduction in the region. I repeat, examine the reason behind the British introduction of tea plantation in Darjeeling and Sikkim Himalayas. Analyze the subsequent socio-economic and environmental impact of this introduction in the region. Analyze the subsequent, sir. Analyze the subsequent socio-economic and environmental impact of this introduction in the region. So we will discuss about the Darjeeling and Sikkim Himalaya through this question. Okay? Yes, sir. So let's understand first the reason behind the British introduction of tea plantation. There were many, but we would only discuss about the important ones. The first one would be strategic economic motives, because the the British introduced tea plantation in the Darjeeling and Sikkim Himalayas during the 19th century. Okay, on that time they wanted to break the Chinese monopoly over the tea production and trade, because on that time in the tea trade China has gained the monopoly over tea production and trade. By cultivating tea in India, they could produce and export it independently, reducing reliance on Chinese imports. Because tea was a high demand commodity in Britain and Europe, making it a lucrative cash crop. So, sort of why tea was high demand in commodity in the Britain and Europe? What do you think? We just I just Yes, sir. told you the fact that tea was a high demanded commodity in the Britain and Europe. But my question is to you, why? Because it was considered as a privilege Or that time, sir. is it related to the cultural practices, or it is related to the terrain or temperature of that particular region? It's a cultural practices. Yeah, it might be, but the major point will be temperature, because Britain and Europe lie in the which region? Sir, cold region, no? Yes. अभी अगर आप हिमाचल में जाओगे गर्मियों में,
या फिर सर्दियों में? आप चाय पीना पसंद कब करोगे? जी सर। आप चाय गर्मियों में पीना पसंद करोगे या सर्दियों में? सर्दियों में। What there is a significant reason behind that. We know. यस। So the first point would be strategic economic motives. Second would be climatic suitability. The Darjeeling and Sikkim Himalayas had an ideal climate for tea cultivation, including cool temperature, adequate rainfall, and the first and the most important point, well drained soil, which were similar to the condition in southern China. I'll repeat, the Darjeeling and Sikkim Himalayas had an ideal climate for tea cultivation, including cool temperature, adequate rainfall, and well drained soil, which were similar to the condition in southern China. The third point would be availability of land. Vast tracts of unused or forest land in the Darjeeling and Sikkim region were cleared for tea cultivation, providing the British with large agriculture space. ब्रिटिश का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, जो पर्सपेक्टिव था इंडिया के ऊपर राज करने का था, वो था इकोनॉमिक बेनिफिट ओनली. Their all policies, all decision comes from this frame, comes from this lens, economic benefit. Fourth point would be labor exploitation. A readily available labor force could be drawn from local communities and migrant workers, often under exploitative condition. And fifth point would be colonial administrative vision. Sir, how this point is the right point? How we can say that colonial administrative vision? Sir, indirectly, they could have ruled over the people of India. Okay. The British sought to use Darjeeling as a hill station and administrative hub while also capitalizing on its economic potential through tea cultivation. Okay. Yes, sir. This is the reason behind the British introduction of tea plantation. But what is the socio-economic impacts? क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर इसके? सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ टी प्लांटेशन इन दैट एरिया? मान लो इमेजिन करो आप उस टाइम पे सिक्किम में रह रहे होते और या फिर दार्जिलिंग में, अभी आपके गांव में टी प्लांटेशन नहीं हो रही थी पिछले साल से, अभी आज से आपके गांव में टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गई, तो क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी गांव की विलेज इकोनॉमी के ऊपर? क्या लगता है आपको सौरभ? सर, इकोनॉमी बढ़ सकती थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती सर, बट देखो, यस सर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगी, दैट माइट बी एक्सप्लॉयटेटिव, बट एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, यस सर। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. यस सर, होगी। एरिया डेवलपमेंट भी होगी। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि मुझे अब पहले मान लो वहाँ पे रोड नहीं थे, अब मुझे रोड भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट भी करना है. यस सर। सोशल चेंज भी आएगा, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट. The introduction of tea plantation led to the significant migration, with workers brought in from Nepal and other regions. This contributed to the ethnic diversity of the area, but also led to social tensions. Understand? Third might be cultural impact. The influx of Nepalese laborers led to the establishment of a
vibrant Nepali speaking community in the region, influencing the local culture, language, and social fabric. अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने रीजंस डिस्कस कर लिए कि ब्रिटिशर ने क्यों इंट्रोड्यूस की टी प्लांटेशन, उसके हमने डिस्कस किया सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सर कौन कौन से थे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एट द दार्जिलिंग एंड सिक्किम एरिया? Sir, employment, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस। infrastructure development, यस। migration of various communities, यस। एंड कल्चरल इम्पैक्ट। yes, cultural impact. अब इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Sir, if there is been frequent development going on, हम्म। there would be a lot of deforestation. यस, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी large areas of forest were cleared to establish tea plantation, leading to loss of biodiversity and habitat destruction. और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? अब मैंने जंगल काट दिए, उससे क्या होगा? पेड़ काट दिए Yes, sir. तो क्या होगा? If it is a hillier area, landslide would happen, sir. Yes, the occurrence of natural calamity will increase. और क्या होगा? वहां की सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, frequent agricultural activity की वजह से जो कि टी प्लांटेशन है, Uh-huh. soil may lose its fertility or it would become less fertile. Yes, continuous tea cultivation caused soil erosion and nutrient depletion, impacting the region long-term agriculture potential. और क्या होगा सर? और सर, Water resource strain, because the tea plantation are high water demand. The high water demand for tea plantation places stress on local water resources, affecting both natural ecosystem and human communities. अब एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे पहले प्लांटेशन थी, वो थी नॉर्मल वाटर लेवल पे होने वाली। अब एकदम से अगर आप पे वहाँ पे हाई वाटर डिमांड वाली प्लांटेशन शुरू कर दोगे, जैसे चाय, उससे क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा नेचुरल इकोसिस्टम पे और ह्यूमन कम्युनिटीज़ के ऊपर। So in the conclusion, we can say that the British introduction of tea plantation in the Darjeeling and Sikkim Himalayas was driven by economic ambitions, climatic suitability, and strategic goals. While it brought economic growth and employment, it also led to socio-economic inequalities, environment degradation, and dependency on monoculture economy. The legacy of tea plantation continues to shape the region, making it both a cultural and economic identity of Darjeeling and surrounding areas. There is one more important natural phenomena related to this particular area, that is Duar. Duar. So, what is the meaning of Duar, Saurav? What do you think? I have no idea about Duar, sir. So, note it down. The term Duar is often used to describe the narrow passes or gateways through the mountain that led from the plain to hills or foothills. These areas are of great importance in terms of both geography and ecology, as they are gateways to the Himalaya region and serve as important cultural and economic zones.
It is described as the narrow passes or gateways through the mountains that led to from the plains to hills or foothills. These areas are of a great importance in terms of both the geography and the ecology as they are gateways to the Himalayan region. जो ये पर्टिकुलर वो वाला रीजन जो हिमालय से पहले जो प्लेन नहीं आते, plains of the foothills of the Himalayas, including areas like Jalpaiguri and Alipurduar. This is an example related to the West Bengal. If I talk about the example related to Bhutan Duar, a region located in the foothills of Bhutan extending to West Bengal and Assam. If I talk about the geological features of this particular Duar, in the relief section, the region has diverse terrain ranging from mountain slopes to alluvial plains, making it rich in biodiversity. Rivers. The region is interspersed with numerous rivers, including the Tista, Jaldaka, and Raidak, which provide irrigation and shape its topography. We discussed Himachal and Uttarakhand Himalayas. We discussed Darjeeling and Sikkim Himalayas. Okay. The next one is related Arunachal Himalayas, which will not discuss today. We will discuss Arunachal Himalayas and Eastern Himalayas in the next episode. For today, this is the end. Any question of any kind, Saurav? No, sir, but there is one part we discuss about Trans Himalaya. Yes. It was already present before the origination of Himalaya. एक minute. Just wait a minute. The Trans Himalayas are also origin due to the tectonic collision. Yes, you are right. You are right. Although that is a part of Tibetan Plateau, which is already situated there, but Trans Himalayas are formed due to the tectonic collision, which has happened in between the Indian plate with the Eurasian plate due to the tectonic plate movement. One of the important point in this collision are that Trans Himalayas are composed primarily of Tethys Sea sediments, remnants of ancient Tethys Sea that existed between the Indian and Eurasian plate. These sediments were faulted and uplifted during the collision, giving rise to Trans Himalayan ranges. इसमें हमने पढ़ा था ना, इसमें जो रेंजेस है प्रोमिनेंट, जंस्कर लद्दाख और कौन सी थी? Karakoram यस, or Pin something. पीर पंजाल, Pin Buzar. पीर 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 पंजाल, Pir Pir Bazar. पंजाल PANJAL पंजाल. Pir Bazar. Okay. कोई और क्वेश्चन?
तो रिवीजन कैसे चल रही है? रिवीजन सर, क्वेश्चंस जो किए थे वो क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। तो कोई दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, या फिर कुछ और? सर समझने में दिक्कत नहीं आ रही है, बस टाइम का थोड़ा ये हो रहा है मेरे साथ बस। तो जो मैंने बोला था ना, लेक्चर से आने से यस पहले सर। 5-10 मिनट की रिवीजन, लेक्चर खत्म होने के बाद 5-10 मिनट की रिवीजन, और सुबह उठते ही 5-10 मिनट की रिवीजन। यस सर। अगर आप ऐसा करते रहोगे ना सौरभ, तो कोई दिक्कत नहीं यस आएगी। यस सर। नहीं तो क्या होता रहेगा, सिलेबस पाइल अप होता रहेगा, और बाद में समझ नहीं आएगा। हाँ सर। फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर मन करेगा यार कौन करेगा, कैसे करूँ मैं, मेरे से होगा नहीं। आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। ओके, यस सर। सो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।